So, dear students, all you already know about the cell. What is cell? रो और कॉलम्स जब एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो जो बॉक्सेस क्रिएट होते हैं छोटे छोटे, दैट इज कॉल्ड सेल. हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है. ओके और वो एड्रेस क्या होता है मैंने बताया था. सपोज टू अगर मैं इस सेल की बात करूं तो इसका एड्रेस है जे. कॉलम हेडिंग देखेंगे और रो हेडिंग देखेंगे J11. ठीक है. मैंने कुछ लिटिल छोटे मोटे आपको कैलकुलेशंस करना बताया था. सम करना याद है, कुछ कैलकुलेशन परसेंटेज निकालना बताया था. तो एक्चुअली सेल रेफरेंस, सेल आपको पता है रेफरेंस का मतलब बता सकते हो आप लोग? रेफरेंस जैसे मैंने कहा कि ऐसा है कि DCS के कॉलेज में चले जाना, प्रिंसिपल से मिलना और मेरा रेफरेंस दे देना. क्या मतलब इसका कि आप वहाँ किसके थ्रू आए हो, यही हुआ ना. ठीक है. तो यही रेफरेंस होता है. रेफरेंस ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अलग वर्ड है, आप लोग जानते हो. ठीक है. तो अब एक्सेल में सेल रेफरेंस का क्या मतलब है? तो एग्जैक्टली वही हम रेफरेंस देते हैं. देखिए 3 टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं. पहला होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट और तीसरा होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस. इज इट क्लियर? रिलेटिव में क्या होता है कि आपने लास्ट टाइम के एग्जांपल में देखा था कि मैंने एक कैलकुलेशन परफॉर्म की, फॉर्मूला लिखा, एंटर किया, रिजल्ट आया और नीचे ड्रैग कर दिया. नीचे ड्रैग कर दिया, सबका रिजल्ट आ गया. तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ आपको नोट कराई थी, ध्यान दिलाई थी कि आप देखिए आपने पहले सेल में जो एड्रेस दिया है वो एड्रेस को जब नीचे आप ड्रैग करते हो तो वो फॉर्मूला कॉपी होता है और जिसमें सेल एड्रेस चेंज हो जाते हैं. सेल एड्रेस. तो अगर किसी भी फॉर्मूला में अगर आप किसी कॉलम के अंदर, कॉलम में किसी फॉर्मूला को ड्रैग करते हो, खींचते हो, तो जो फॉर्मूला अपडेट होता है उसमें क्या अपडेट होता है? रो नंबर अपडेट होता है, रो नंबर चेंज होता है. ठीक है. मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ. लुक एट हियर. इज इक्वल टू, आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल ओवर हियर. सो जस्ट आई विल राइट द फॉर्मूला सम. ओके. मैंने ये बताया था कैसे सेलेक्ट करेंगे. शिफ्ट एंड राइट एरो से प्रेस कर दो, पूरा एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा. एंटर. आप देखो यहाँ पे आपने फॉर्मूला में क्या लिखा है, ध्यान से देखो. आपने लिखा B3 से D3 लिखा है ना सम में, कि मुझे सम कहाँ से कहाँ तक का करना है. B3 से लेकर D3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको सम कर दो. इसने किया कि नहीं किया? किया ना. अब जैसे ही मैं इसको नीचे कॉपी करता हूँ, ये कॉलम में कॉपी हो रहा है. देखिए कॉलम में ड्रैग कर रहा हूँ, इसको बोला कॉलम में ड्रैग करना. तो लुक एट हियर. अब इसके अंदर एड्रेस क्या आ गया देख के बताओ. ये फॉर्मूला बार में दिख रहा है बच्चे, B4. यार लिसन, ध्यान दो. मैंने यहाँ पे लिखा था B3 से D3, लेकिन जैसे ही उस फॉर्मूला को मैंने नीचे कॉपी किया तो क्या हो गया, B3 से D3 में B4 D4 हो गया. मतलब B और D चेंज नहीं हुआ. मेरा जो B और D है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो रो नंबर 3 था वो चेंज होकर 4 हो गया. इज इट क्लियर? तो जब कॉलम में हम ड्रैग करते हैं तो क्या चेंज होता है? रो नंबर चेंज होता है. जब फॉर्मूला को आप कॉलम में कॉपी करते हो तो क्या चेंज होता है? रो नंबर चेंज होता है. इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे देखिए आप B7 से D7, मैंने पहले में भी B लिखा है और D लिखा है, और लास्ट में भी देखिए B और D चेंज नहीं हुआ, लेकिन पहले में मैंने 3 लिखा था जो अब चेंज हो गया, क्या हो गया यहाँ पे 7 हो गया है. तो जैसे जैसे आप ड्रैग करते हो तो एक एक रो चेंज होता है. क्लियर? एकदम क्लियर है. नेक्स्ट, सपोज टू मुझको इसमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, मैक्स यहाँ पे. तो मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या लगाता है? इज इक्वल टू मैक्स और ब्रैकेट में ये रेंज दे देंगे. ठीक है. इस रेंज में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको फाइंड करके दे देगा आपको. ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है?
मैंने एंटर किया। जैसे सम फॉर्मूला है ना, वैसे मैक्स फॉर्मूला है। मैक्स में जो आपने एड्रेस दिया है उस एड्रेस के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो आ जाएगा। सो प्लीज़ ध्यान से पे योर अटेंशन और देखो वहाँ पे एड्रेस में मैंने क्या लिखा है, B3 से B7। ओके, यू कैन नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक ऑल्सो, रफ नोटबुक आप लिख सकते हो समझने के लिए। हमने क्या लिखा है फॉर्मूला में, एड्रेस B3 से B7। अब मुझको क्या करना है कि मुझको इसमें से भी निकालना है, फरवरी वाले मंथ में भी जो मैक्सिमम है वो फाइंड आउट करना है सेल। तो मुझे फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं बच्चे, मैं इसको कॉपी करूँगा ऐसे। क्लियर? तो वो फॉर्मूला यहाँ कॉपी होगा। अब देखो पिछली बार क्या हो रहा था कि मैं ऐसे कॉपी कर रहा था कॉलम में, अब मैं कैसे कर रहा हूँ, रो में। तो जब मैं रो में कॉपी करता हूँ फॉर्मूला तो कॉलम चेंज होता है, रो चेंज नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो B बदल के C हो गया होगा, लेकिन 3 और 7 सेम है। एग्री करते हो? एनी डाउट? अब देखो मैं यहाँ पे करूँगा जब इधर तो अभी D हो जाएगा, फिर यहाँ करूँगा तो देखो E हो जाएगा, लेकिन 3 और 7 जो है वो चेंज नहीं हुआ। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं आप लोग? लेकिन सपोज टू अगर मैं यहाँ वाला सेल, अब यहाँ पे क्या एड्रेस है, B4 से D4। ओके, यू कैन नोट इट डाउन, B4 to D4, सम के अंदर B4 से D4। अगर मैं इस एड्रेस को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे, तो आप ध्यान दो कि मेरा रो तो चेंज हो ही रहा है, कॉलम भी चेंज हुआ है कि नहीं? बोलो। मैं पहले इसी कॉलम में ड्रैग किया था ना, लेकिन इस बार देखो मैं पेस्ट कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, तो इधर चेंज हो रहा है कि नहीं? कॉलम हो रहा है ना, और रो भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या एड्रेस आएगा, ये सेल के अंदर एड्रेस क्या आएगा? फॉर्मूला तो वही आएगा, इक्वल टू सम, लेकिन इक्वल टू सम के अंदर क्या आएगा? सॉरी, एक लोग बोलो, क्यों नहीं आएगा बच्चे? आपको तो मैंने रूल बता दिया। हाँ, तो फॉर्मूला में जो रिजल्ट 0 आएगा बिकॉज उसके आगे कोई वैल्यू नहीं है। बट आई एम आस्किंग कि एड्रेस क्या आएगा उस फॉर्मूला में? F13 कैसे आएगा? F13 में तो आप फॉर्मूला लिख पेस्ट कर रहे हो। आपने ध्यान दो यार, यहाँ पे जो B13 से D13। अच्छा बच्चे ये मुझे बताओ, रो तो चेंज किया, कॉलम नहीं चेंज होगा क्या? एक कॉलम चेंज हुआ नहीं है क्या आपका? आप क्या उसी कॉलम में कॉपी कर रहे हो क्या? आप एक नेक्स्ट जा रहे हो ना, तो एक कॉलम भी तो चेंज होगा इधर। तो नहीं, अब कॉलम चेंज हो रहा है तो कॉलम भी तो चेंज होगा। रो यहाँ पे क्या हो रहा है, रो भी चेंज हो रहा है और कॉलम। तो यहाँ पे एड्रेस क्या आएगा? एक कॉलम आगे गया है ना, हम एक कॉलम आगे गए हैं। देखो इस कॉलम से इस कॉलम आगे गए हैं, तो एक कॉलम आप वहाँ से एड्रेस में भी बढ़िए, यानी B13 ना होके वहाँ पे क्या होगा, C13 से E13, C13 से E13। यू कैन सी, दिख रहा है? नहीं समझा? मैंने आपसे क्या बोला अभी? मैंने 2 एग्जांपल, एक मैक्स वाला और एक टोटल निकाल के दिखाया। सम में जब कर रहे तो क्या हो रहा था, रो चेंज हो रहा था, और जब ऐसे खींच रहे थे आप मैक्स वाले फॉर्मूला को तो कॉलम चेंज हो रहा था। अब मेरा क्या हो रहा है कि मैं उस फॉर्मूला को यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, तो मेरा रो और कॉलम दोनों चेंज हो रहा है ना। तो देखिए रो और कॉलम दोनों चेंज हुआ कि नहीं? मेरा रो नंबर 13 तो आएगा ही, 13 वो तो ईजी है, 13 मिल गया, लेकिन कॉलम भी तो एक इधर आया है। तो एक कॉलम इधर आए तो आप एक कॉलम B से C हुए हैं, एक खिसका ना आपने। अब देखो एक एग्जांपल और देता हूं मैं।
B4 से D4 है यहाँ, मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ध्यान दो मैं कितना कॉलम आया हूँ, 1 2 कॉलम इधर आया हूँ और रो कितना नीचे आया हूँ, 20 में आया हूँ। बताओ अब मेरे को यहाँ पे एड्रेस क्या आएगा, D20 से F20। एग्जैक्टली, फैंटास्टिक। सी इसको और आसानी से समझना है तो यहाँ पे मैंने एड्रेस D4 से D4 कितने सेल हैं, 1 2 3, तो यहाँ जहाँ पेस्ट करेंगे उसके भी लेफ्ट में 3 होंगे, तो उसके लेफ्ट में जो 3 होंगे वो ये हैं D20 से F20। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं अपना रिजल्ट। समझ में आया? कोई डाउट? तो इसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस में क्या होता है कि जब किसी फॉर्मूला को संबंधित सेल में कॉपी करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी एड्रेस होता है वो चेंज हो जाता है। चेंज हो रहा है आपके सामने? क्लियर? नाउ लुक एट, बहुत बार हमें ऐसा होता है बच्चे कि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला में हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल का एड्रेस चेंज ना हो, हमें चेंज नहीं करना है, तो उसे लॉक करना पड़ता है। वो क्यों करते हैं उसको समझो। मुझे क्या करना है कि यहाँ पे GST रेट फाइंड आउट करना है 18%, तो क्वांटिटी इनटू रेट करेंगे तो अमाउंट आएगा। अरे भैया आपने एक आइटम अगर 450 का लिया है तो 12 आइटम कितने का है, तो 12 इंटू 450, तो मल्टीप्लाई किया मैंने। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे क्या निकालना, 18% ना, तो यहाँ 18% लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लो, ये आ गया। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 18% निकालोगे तो इतना आएगा। क्लियर? अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पे एड्रेस क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, H4 इंटू I4 इंटू J2। नोटेड डाउन, नोटेड डाउन, भूल जाओगे, नोटेड डाउन। समझने के लिए लिख लिख के समझो इसको। चलो बच्चे, मैंने बताया ना कि फॉर्मूला को अगर हम ड्रैग करते हैं तो एड्रेस चेंज होता है ना, ऐसे नीचे कॉलम में खींचते हैं तो क्या चेंज होता है, रो चेंज होता है। जब इस फॉर्मूला को मैं नीचे खींचूंगा तो यहाँ पे क्या एड्रेस आएगा, y कहाँ से आएगा, इंटू H5 इंटू I5 इंटू J3। अरे कैसे J2 यार, 4 को बदल के 5 कर रहा है तो 2 को बदल के 3 नहीं करेगा। ब्रेन यूज करिए आप लोग, भाई लोग, दिमाग में बहुत ताकत होती है, ठीक है, और उसका सही इस्तेमाल करना सीखो। आप खुद बोल रहे हो कि H4 चेंज होके H5 होगा, I4 चेंज होके I5 होगा, तो J2 चेंज होके J3 क्यों नहीं होगा? एग्जैक्टली होगा। जब हम ऐसा होगा तो क्या हमें आंसर करेक्ट मिलेगा? एरर आ गया। अब वो क्या कर रहा है, 8 इंटू 340 इंटू 18% GST, 80% जो टैक्स लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई कर रहा है। तो भाई नंबर को टैक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, तो इसलिए एरर आ गया। इसी तरह अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करता हूँ सपोज टू, तो यहाँ पे क्या एड्रेस आएगा, नीचे ड्रैग करूँगा तो इधर, यहाँ पे इस समय ये एड्रेस है, यहाँ H6 I6 और तो अगेन गलत आंसर आएगा, क्योंकि वो किसमें मल्टीप्लाई हो रहा है आप खुद देखो। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 972 का मल्टीप्लाई उसमें कर दे रहा है, तो आंसर गलत आ रहा है ना। तो मुझे क्या करना है, इन तीनों के जो भी मल्टीप्लिकेशंस होंगे उसमें मुझे इस सेल को फिक्स इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे इसको कांस्टेंट बनाना होगा। क्या करना होगा?
कांस्टेंट मतलब स्थिर, कि वो चेंज ना हो। तो ये चेंज ना हो तो इसके लिए आप या तो कीबोर्ड से 2 के पहले डॉलर लगा दो और जे के पहले भी डॉलर साइन लगा दो। एक तो ये तरीका, या तो थोड़ा आलसीपना दिखाओ, इतना टाइप कौन करे यार, उंगली दर्द करने लगेगी मेरी, है कि नहीं। तो थोड़ा आलसी बनो और कीबोर्ड से शॉर्टकट बटन F4 प्रेस कर दो, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो जाएगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो जाएगा ये, और एंटर। और आप देखो जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो आंसर अब मेरा करेक्ट आ रहा है। अब देखो इसका भी मल्टीप्लाई 18 में ही हो रहा है और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई 18 में ही हो रहा है। ये चेंज हो रहा है क्या, J2 चेंज हो रहा है क्या ऊपर से नीचे तक, J2 चेंज, मतलब J2 लॉक हो गया, फिक्स हो गया। तो जब पूरे किसी सेल का रो और कॉलम आप दोनों लॉक करते हो, रो और कॉलम दोनों को लॉक करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। यू अंडरस्टैंड माय डियर? ओके फाइन। थर्ड जो है मेरा रेफरेंस होता है वो होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। वो क्या होता है? मिक्स्ड। मिक्स्ड सेल रेफरेंस का मतलब ये होता है कि हम, जैसे अभी इसके पहले मैंने एक्सेल को क्या बताया कि देखो मेरा ये वाला जो एड्रेस है J2 ये कंप्लीटली लॉक है, लेकिन मिक्स्ड में हम क्या बताते हैं कि कंप्लीट लॉक नहीं है, रो या कॉलम में से कोई एक लॉक होगा। रो लॉक होगा तो रो चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉलम चेंज, लेकिन कॉलम लॉक होगा तो कॉलम चेंज नहीं होगा, रो चेंज होगा। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, अगर ये एग्जांपल आप समझ जाओगे तो आपको ये तीसरा वाला भी रेफरेंस समझ में आ जाएगा। मुझे क्या करना है, यहाँ कुछ नंबर्स दिए हुए बेसिक्स में, मुझे इनका 25% निकालना है कोलकाता में, यहाँ दिल्ली में और यहाँ 35, यानी 5000 का 25% यहाँ, 5000 का 30% यहाँ, 5000 का 30%, 35% यहाँ, उसी तरह 10,000 का 25% यहाँ, 30% यहाँ, 35% यहाँ, और फिर उसी तरह यहाँ 15,000 का 25% यहाँ, 30% यहाँ, 35% यहाँ। क्लियर? इसी तरह तीसरे का करना है, चौथे। समझ में आ रहा है? अब देखो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ, 5000 इंटू दिस, ठीक। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो देखो मैंने कोई लॉक नहीं किया ना, L5M3, L5 इंटू M3, नोटेड डाउन, L5 इंटू M3। अब मैं जब इसको ड्रैग करूँगा नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या एड्रेस आएगा, L6 इंटू M। अरे बच्चे ये 3 है तो 4 होगा ना, 6 कैसे हो जाएगा? एक एक ही तो चेंज होता है एक बार में, क्यों गड़बड़ हो रहे हो? L5 चेंज होके एक स्टेप चेंज हुआ ना, L5 चेंज होके L6 हुआ, तो M3 चेंज होके M4 होगा। तो गलत होगा कि नहीं आंसर मेरा? आंसर गलत होगा ना भाई। M4 का मल्टीप्लाई कोलकाता का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5000 में। तो मुझे इसको, मैं अगर इसका रो लॉक कर दूँ, रो जो चेंज हो रहा है 3, क्यों कॉलम बच्चे 3 चेंज हो रहा है ना, मुझे M3 का 3 चेंज नहीं होना चाहिए, M3 चेंज होके M4 नहीं होना चाहिए, तो 3 को लॉक करना है ना बच्चे। क्लियर? 3 को लॉक करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे F4 दबाऊंगा, सॉरी, तो मैं यहाँ M3 पे कर्सर रख के F4 दबाऊंगा। तो ये एब्सोल्यूट लॉक हो रहा है, लेकिन मुझे एब्सोल्यूट नहीं करना है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। मुझे क्या करना है, रो लॉक करना है। ये इसको मैं लॉक करता हूँ, ये कंप्लीट एब्सोल्यूट लॉक हुआ, और फिर मैं इसको F4 दबाता हूँ, तो ये देखो रो लॉक हो गया। फिर एक बार F4 दबाऊंगा तो कॉलम लॉक हो जाएगा, फिर एक बार F4 दबाऊंगा तो सब अनलॉक हो जाएगा। तो मुझे क्या है, रो लॉक करना है ना, 3 बदल के चेंज ना हो। तो देखो अब ये मेरा आंसर एकदम करेक्ट आ रहा होगा।
आप देखोगे ना तो ये 15,000 का मल्टीप्लाई उसी में हो रहा है, 25 चेंज हो रहा है क्या? भाई मैंने रो लॉक कर दिया है, रो को बांध के रख दिया, रो अब आगे कैसे बढ़ेगा? मैं तुमको तुम्हारे टेबल पे वहाँ बांध दूंगा तो तुम इधर आ पाओगे क्या मेरे पास? तो मैंने 3 को क्या किया, बांध के रख दिया। चेंज हो रहा है क्या? ऊपर से लेके नीचे तक M3 फिक्स है। देखो जो लॉक नहीं है आपका L5, वो देखो L6 हो गया, L7 हो गया, L8 हो गया, लेकिन M3 चेंज नहीं हुआ। बट लेकिन यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको यहाँ पे जब खींचूंगा फॉर्मूला, तो याद करो यहाँ मैथ्स में मैंने बताया था कॉलम चेंज होता है ना, कॉलम चेंज होता है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या, L5 इंटू M3। तो यार जब मैं इसको इधर खींचूंगा तो ये L5 चेंज होके M5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ऐसे खींचता कॉलम चेंज होता है ना, L चेंज होके M होगा और M चेंज होके N होगा। M लॉक नहीं है, देखिए M3 में M लॉक नहीं है, तो M बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। तो M चेंज होके N3 हो जाएगा। तो ठीक है यार, N3 तो मेरा होना चाहिए, लेकिन L5 बदल के M5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस 30 का मल्टीप्लाई भी तो 5000 में ही करना है। अगर देखो, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे मैं अभी ये कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो ये क्या हो रहा है, M5 हो गया ना, और M5 में मल्टीप्लाई 30 हो रहा है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई 30 किस में करना है? 5000 में, L5 में ना। तो M चेंज होके N हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन मुझको L को चेंज नहीं करना है। L को चेंज, तो L को लॉक करना है। तो L को लॉक करने के लिए आप सेलेक्ट करो और F4 प्रेस करो, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। तीसरी बार में कॉलम लॉक हो गया, और चौथी बार में सब फिर नॉर्मल हो जाएगा, सारा लॉक हट जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में मैंने क्या किया है बच्चे, L को लॉक किया है, यानी कॉलम को, और इस सेल में किसको लॉक किया है? रो को। अब मेरा आंसर देखो, अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, खींचता हूँ, देखिए सही है ना, L5 में 30, L5 चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन M लॉक नहीं था मेरा, M लॉक नहीं था, O चेंज होके N हो गया, देख रहे हो? फिर N चेंज होके O हो जाएगा, N चेंज होके O हो जाएगा, लेकिन L मेरा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि L को तो मैंने बांध रखा है, डॉलर वाली रस्सी से बांध रखा है, ठीक है। और अब इसको नीचे खींच दो ऐसे, एकदम करेक्ट आंसर देखो, जिसका जिसमें मल्टीप्लाई होना है उसी में हो रहा है कि नहीं? तो जब रो या कॉलम में से किसी एक को लॉक करना हो केवल, और दूसरे को नहीं, भाई मेरी आवश्यकता हो सकती है, मेरी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई रो चेंज होना चाहिए लेकिन कॉलम चेंज। तो जब हम रो या कॉलम में से किसी एक को लॉक करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड सेल रेफरेंस, इसको बोलते हैं मिक्स्ड। 3 हो गए, रिलेटिव में तो दोनों चेंज होता है, रो और कॉलम, देखा आपने वेरी फर्स्ट एग्जांपल में, यहाँ वाले पे। दूसरे में एब्सोल्यूट में देखा आपने, टोटल लॉक हो जा रहा है ये वाला सेल J2, और इसमें आपने देखा अभी कि रो या कॉलम में से कोई एक ही लॉक है, L5 में कॉलम लॉक है और M3 में रो लॉक है। तो ये अपने दिमाग पे होता है, ठीक है, कब एब्सोल्यूट लगाना है, कब रिलेटिव लगाना है। अगर मेरे को कॉलम चेंज करना है, रो को लॉक करना है, या मुझे रो को लॉक रखना है, कॉलम को चेंज करना है, तो मैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस का प्रयोग करूँगा। क्लियर? अब मैं जो आपको तीसरा बताने जा रहा हूँ बच्चे, उसको बोलते हैं सर्कुलर सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं? आप देख रहे हो यहाँ पे रिवेन्यू दिया हुआ है 20 लाख, कॉस्ट दिया हुआ है 1,15,000। आपको बोनस फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अब बुक में देखो, आपके असाइनमेंट में कितना % बोनस निकालना है, प्रॉफिट 5% बोनस किसका निकालना है? प्रॉफिट का, प्रॉफिट का ना। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस बोनस, जो बोनस मैं दे रहा हूँ। रेवेन्यू मतलब होता है मेरी इनकम,
और उसमें से सारे एक्सपेंस, कॉस्ट और एक्सपेंस माइनस करते हैं ना, प्लस कॉस्ट प्लस बोनस होगा ना। कॉस्ट प्लस बोनस को माइनस करेंगे ना, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, दोनों माइनस होगा। क्लियर भाई? आपने रिवेन्यू जनरेट किया 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की कमाई की, तो उसमें तो कोई लागत भी तो लगाई है आपने, इन्वेस्टमेंट तो किया है। तो आपकी कॉस्ट कितनी है? 1,15,000। तो 2 लाख में से 1,15,000 घटाओ, अब 85,000। अब बोनस भी तो दिया है अपने सेल्समैन को, तो उसको भी माइनस करोगे तभी तो आपको आपका प्रॉफिट पता चलेगा। अब प्रॉफिट, बोनस बोल रहा है कि प्रॉफिट का 5% होना चाहिए। चक्कर ये है कि सर दोनों का दोनों ही कुछ नहीं दिया हुआ है। कैसे होगा? ऐसी सिचुएशन कैसे सॉल्व करोगे? सर पहले प्रॉफिट को करेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सर रिवेन्यू माइनस ब्रैकेट में कॉस्ट प्लस बोनस करके उसके बाद जो आएगा उसको बोनस। कैसे? बोनस तो दिया ही नहीं है ना सर, ये रिवेन्यू माइनस कॉस्ट करके रिवेन्यू माइनस बच्चे। एक फॉर्मूला आपका बोनस के लिए बनेगा, प्रॉफिट इंटू 5% बनेगा ना, यही बनेगा ना फॉर्मूला एक। हाँ, ये प्रॉफिट इंटू 5%, ये मेरा बोनस होगा। अरे यार बोलो, हाँ सर। ठीक है। और प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? रिवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस बोनस। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस बोनस। लेकिन दोनों तो दिया ही नहीं है, तो कैसे करेंगे माइनस? और किसका 5% निकालो? दिया है क्या? सर, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट करके इंटू 5%। कैसे होगा भैया ये बताओ? इज इक्वल टू, आप बोल रहे हो बोनस के लिए ना, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, इंटू 5%। लेकिन वो तो बोला है प्रॉफिट का 5% निकालना है। क्वेश्चन देखो जो आएगा वो प्रॉफिट नहीं आएगा। कैसे आएगा। प्रॉफिट तो तब आएगी जब मैं सारे अपने खर्चे निकाल दूँ। मैं बोनस दे रहा हूँ, मैं अपने एम्प्लॉय को बोनस दे रहा हूँ, तो ये मेरा एक्सपेंस है कि नहीं है? हाँ, 2 लाख का सामान है जिसको मैंने 1,15,000 में ख़रीदा था, उसको मेरे सेल्समैन ने बेचा है, तो उसको मैंने जो प्रॉफिट हुआ है मुझे उसमें 5% उसको बोनस भी दिया है मैंने, तो वो बोनस भी तो माइनस करोगे ना, तब तो आपको असली प्रॉफिट मालूम पड़ेगा। अगर अभी 20 लाख में से 1,15,000 घटा रहे तो आप बोल रहे हो ना 85,000 आ रहा है, लेकिन आपने अपने सेल्समैन को तो बोनस भी तो दिया है, तो वो बोनस को भी तो माइनस करोगे, तब तो आपको मालूम पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट कितना। इट्स रॉन्ग। ऐसी सिचुएशन में आपको ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं बच्चे लोग। आप यहाँ पे लिखो इज इक्वल टू, प्रॉफिट वाला सेल सेलेक्ट करो, इनटू 5%। जीरो आएगा बच्चे, क्योंकि उसमें तो कुछ है नहीं ना, और जीरो में मल्टीप्लाई होता तो क्या आता है? जीरो आता है। कौन बोला 1 आता है? तो अब मैं प्रॉफिट निकालूंगा बच्चे। इज इक्वल टू, प्रॉफिट क्या होगा मेरा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस बोनस। ये भी देखो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि भैया आपका बोनस तो है ही नहीं कुछ। और दूसरी चीज़, आप क्या कर रहे हो, इसमें जो फॉर्मूला लिख रहे हो उसमें इस सेल का एड्रेस दे रहे हो, और इसमें जो फॉर्मूला लिख रहे हो उसमें इस सेल का एड्रेस दे रहे हो। एक क्या बन रहा है? ये सर्कल। क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है कि नहीं? सो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर रेफरेंस। इसको बोलते हैं हम सर्कुलर रेफरेंस। नहीं समझे? अब मैं क्या करूं कि मेरा आंसर करेक्ट आ जाए? तो एक्सेल आपको एक सुविधा देता है, एक फैसिलिटी देता है
आप फाइल में जाओ, मोर में जाओ, ऑप्शन में जाओ, और ऑप्शन में जाने के बाद फॉर्मूला में आओ और इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशंस। जब आप एक सेल का एड्रेस एक फार्मूले में एक सेल का एड्रेस यूज़ कर रहे हो और दूसरे फार्मूले में उसी सेल का एड्रेस यूज़ कर रहे हो, एक दूसरे को यूज़ कर रहे हो फार्मूला में, तो ये क्या बनता है? एक लूप बनता है। क्या बोलता है? लूप, जिसको इटरेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ऑन कर दो और ओके कर दो बच्चे। जैसे ही ओके करो, देखो आपका आंसर मिल गया आपको। आप कैलकुलेट करके देख लो, अगर आपने 2 लाख का रिवेन्यू जनरेट किया है और 1,15,000 उसमें कॉस्ट है और बोनस 4,047 रुपये 62 पैसे हैं, तो आपका प्रॉफिट इतना रुपया होगा। आप कॉपी पे कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। अगर आपका प्रॉफिट इतना होगा, इतना प्रॉफिट होगा, तो उसका 5% इतना होगा। तो है ना जादू, जादू, ये एक्सेल की पावर है। सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर सेल रेफरेंस। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? रिलेटिव सेल रेफरेंस पढ़ा आपने। यहाँ पे आपने कौन सा पढ़ा था? मिक्स्ड, आप लोग बोल ही नहीं रहे हो यार। मिक्स्ड सेल रेफरेंस पढ़ा था आपने। यहाँ पे आपने पढ़ा था रिलेटिव सेल। चलो, तो यही मैं आप लोग का टेस्ट ले रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हो, मेरे बातों पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं। ठीक है, ये मेरा टेस्ट था, मैंने इसको जानबूझ के ये किया है। ये रिलेटिव नहीं है, ये मिक्स्ड है कि नहीं? और ये जो है एब्सोल्यूट है। तो जस्ट मैं आप लोगों का कंसंट्रेशन देख चेक कर रहा था एंड फैंटास्टिक, यू आर पास्ड। मतलब मेरा पढ़ाना सफल हुआ। ओके, यस 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 यस, ये एब्सोल्यूट है, वो मिक्स्ड है। और ये रिलेटिव नहीं होगा, ये क्या होगा? मिक्स्ड होगा। रिलेटिव में क्या होता है? कोई भी सेल लॉक नहीं होता, कोई भी एड्रेस, रो कॉलम कोई भी लॉक नहीं होता। और ये वाला आपने कौन सा पढ़ा? सर्कुलर सेल रेफरेंस। एनी डाउट? आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड। अब मुझे क्या करना है कि एक डेटा दिया हुआ है 3 शीट पे। ये जनवरी मंथ का सेल दिया है, नेट सेल और कमीशन दिया है जनवरी मंथ का। जनवरी मंथ का नेट सेल और कमीशन दिया हुआ है। ये फरवरी मंथ का नेट सेल और कमीशन दिया हुआ है, और ये मार्च मंथ का दिया है। एंड व्हाट ही इज़ आस्किंग कि आपको यहाँ पे टोटल कमीशन निकालना है जनवरी, फरवरी और मार्च का। कैसे निकालोगे? एक फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, और 3 अलग अलग शीट पे डेटा है। तो जब इस तरह की कंडीशन हो, अलग अलग शीट्स पे डेटा है, तो आपको अगर फर्स्ट पे यहाँ रिपोर्ट निकालना है तीनों का, क्लियर हो रहा है? तो जनवरी का टोटल कमीशन, तो मान लो एक तरीका है कि जनवरी का कमीशन यहाँ पे निकाल लो, सम कर लूँ मैं, फिर फरवरी का कर लूँ, फिर मार्च का कर लूँ, है कि नहीं? और फिर तीनों को टोटल कर लूँगा। तो इतना लंबा क्यों करूँ मैं क्या करता हूँ, समरी रिपोर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे मैं इक्वल टू सम, और ब्रैकेट में जनवरी पे क्लिक करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, और अगेन आई एम रिपीटिंग, लेट्स सी अगेन वन मोर टाइम, इज इक्वल टू, टोटल करना है तो सम फॉर्मूला होता है। सम मुझे किसका करना है? जनवरी के कमीशन का। अब शिफ्ट दबाओ और मार्च पे क्लिक कर दो।
तो जनवरी फरवरी मार्च तीनों मंथ का कमीशन सम नहीं हो जाएगा। देखो वहाँ पे एड्रेस आ गया, जनवरी टू मार्च C2 से C11 तक का सम। यहाँ देखो फॉर्मूला में दिख रहा है जनवरी से मार्च तक का C2 से C11 का सम, मतलब जनवरी का C2 से C11, फरवरी का C2 से C11 और मार्च का इन तीनों का सम कर दो, एंटर। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप इस सीट्स पे जाके कैलकुलेट करो और यहाँ निकालो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेम यही टोटल आने वाला है। एनी डाउट? तो सर्कुलर रेफरेंस इज अ वेरी पावरफुल रेफरेंस which through you can calculate the multiple sheets. Okay, but remember that this should be the position of commission column should be same in all sheet. नहीं तो आप खुद सोचो ना, अगर यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे होता तो कैसे कर पाता? नहीं कर पाता ना। यहाँ पे आपका एड्रेस देख रहे हो ना, सब तीनों शीट का C2 से C11, यानी C2 से C11 जो कॉलम है वो कमीशन का ही होना, वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। क्लियर? सो बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है ये। ठीक है, बहुत लोग सेल रेफरेंस जानते हैं, बस मैक्सिमम 3 जानते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड। लेकिन इन दोनों के बारे में बहुतों को नहीं पता होता, बट लेकिन ये दोनों बहुत ही पावरफुल सेल रेफरेंस है, सर्कुलर एंड 3D सेल रेफरेंस। सो दिस चैप्टर इज ओवर। ये चैप्टर ख़त्म हुआ बच्चा लोग। वीडियो को देखने के बाद पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।